स्टार्ट करते हैं भाई इधर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका क्या है, मॉल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक यूनिट कन्वर्जन चाहिए था वो सारा का सारा यूनिट कन्वर्जन हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट, यूनिट कन्वर्जन आपने पढ़ा कि हम लोग किस किस को कन्वर्ट कर रहे थे भाई। आपने पढ़ा वॉल्यूम, हम लोग बात कर रहे थे किस किस की भाई, वॉल्यूम की। तो आपने वॉल्यूम को कन्वर्ट किया। वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के बाद आपने किसको कन्वर्ट किया था बेटा लास्ट क्लास में, प्रेशर को कन्वर्ट किया। और प्रेशर के बाद जो लास्ट आपने कन्वर्ट किया जिसको हम लोग कह रहे थे क्या, एनर्जी। जैसे आपके पास तीन अलग अलग यूनिट्स आती हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और एनर्जी, सबको आप अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और आपका फिजिकल का भी फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या आपका मॉल कॉन्सेप्ट। रेडी डालो, मॉल कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मॉल कॉन्सेप्ट। एक बार हम लोग इसका सिलेबस चेक करते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या पैटर्न से हम लोग बढ़ेंगे। स्टार्ट करें। तो जो इसका सिलेबस आपके पास आएगा, सिलेबस क्या है इसका, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मॉल है क्या, कि मॉल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। उसके लिए आपके एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास जो होंगे वो एक्यूरेट होंगे या रिलेटिव होंगे, थोड़ी सी बात हम लोग उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मॉल कैलकुलेशन से। किसे स्टार्ट करेंगे बेटा, मॉल कैलकुलेशन। और मॉल कैलकुलेशन को हम लोग रिलेट करेंगे मॉल को ही हम लोग मास के साथ। कोई आपसे पूछे कि एक मॉल में कितना मास है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, या मास पूछे या फिर वेट पूछे, या फिर कोई आपसे पूछे एक मॉल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। और आपसे पूछेगा कि एक मॉल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी कंडीशन। जनरल फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग डील करेंगे। जैसे आपको मॉल समझ आ जाता है कि मॉल है क्या, किस तरीके से हम लोग उसको मास के साथ, किस तरीके से आप लोग उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, किस तरीके से आप उसको वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हो, जो कि आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद हम लोग इन्हीं मॉल्स को रिलेट करेंगे किसके साथ बेटा, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। आपकी कुछ टर्म्स यूज होंगी, क्या यूज होंगी, टर्म्स, जिनको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, जो आपकी अलग अलग जैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आएगी एक टर्म जैसे मोलरिटी, क्या टर्म्स आती है, जिसको हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम। फिर आपके पास टर्म आएगी क्या, मोलैलिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। किसे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एम। आपके पास टर्म आएगा यहाँ पे क्या, नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी के बाद आपके पास टर्म है यहाँ पे मॉल फ्रैक्शन, क्या भी मॉल फ्रैक्शन, और मॉल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स से। आपके पास कुछ परसेंटेज टर्म्स आएंगे, क्या आएंगी, परसेंटेज। और परसेंटेज टर्म भी क्या क्या होंगे, W बाय W, मतलब मास बाय मास परसेंटेज। आपके पास लिखा मिलेगा ऐसे W बाय V, इसका मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपको लिखा मिलेगा V बाय V, V बाय V का मतलब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे आपकी एक टर्म आएगी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेंथ। क्या बात करेंगे भाई, स्ट्रेंथ। और लास्ट कंसंट्रेशन जो हम लोग बात करेंगे ppm, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट पर मिलियन। ऐसे कुछ टर्म्स आपकी यूज हो रही है, क्लियर है क्या, जो कि आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, मॉल्स का। पहले आपने मॉल्स कैलकुलेट करने सीखे कि मॉल की हेल्प से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीखेंगे कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है। जैसे आपको कंसंट्रेशन टर्म समझ आ जाती है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से आपकी फॉर्मूला मेकिंग। क्या सीखेंगे, फॉर्मूला। और फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सिखाऊंगा। लाइक मैं आपको कहता हूं आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी रैंडम कंपाउंड आप ले सकते हो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, क्या अभी सोडियम। तो कोई आपसे पूछे कि इस कंपाउंड में सल्फर की परसेंटेज कितनी है, सर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, सर इस कंपाउंड में सोडियम की परसेंटेज कितनी है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट हम लोग निकालेंगे। सर आपने पास कोई कंपाउंड्स हैं, ऑन कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है वो हम लोग चेक करेंगे। चलो भाई, आपको कंपाउंड दिया गया और उस कंपाउंड से एलिमेंट की परसेंटेज पूछी गई, फर्स्ट केस हो सकता है। भाई आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि आपके पास एलिमेंट हो, क्या हो,
मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि सर अपने पास किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन हो, क्या हो, किसकी, ऑफ एन एलिमेंट, और इस परसेंटेज कंपोजिशन से आपसे फॉर्मूला मेकिंग पूछता है। इन फॉर्मूलेज को हम लोग लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या लिखते हैं बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। और एक आपके पास आएगा यहीं पे आपका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। सिंपल है। कैसे आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेंगी, परसेंटेज कंपोजिशन दी मिलेगी तो कंपाउंड कैसे बनेगा, वो सारा इसी में आता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया, तो हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक को कनेक्ट करते हैं आपके एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री के, स्टोइकियोमेट्री, नॉट स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टोइकियोमेट्री में हम लोग बेसिकली बात करते हैं एलिमेंट मेजरमेंट की। स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इनके केसेस में हम लोग बात करेंगे, आपको कोई भी रिएक्शन देगा A + B गिव्स C, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि A का कितना अमाउंट B के साथ रिएक्ट करता है, एक क्वेश्चन बनाएगा। या फिर आपसे पूछेगा A एंड B रिएक्ट करके C का कितना अमाउंट दे रहा होगा। तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, स्टोइकियोमेट्री। और इसके अंदर हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एक आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, और एक आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेस रिएजेंट। किसको आप लिमिटिंग कहोगे, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट, लिमिटिंग मतलब, तो रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आपके पास दो होंगे, दो में से ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उन्हीं की हेल्प से हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। क्लियर है भाई। अब जो आपकी पॉइंट्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, मार्क करते हैं भाई। इतना सा सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास जो मॉल कैलकुलेशन के पार्ट्स हैं, आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको नीट यदि चेक करना है यहाँ पे, तो नीट के लिए टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका लास्ट 10 ईयर से एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है सही है भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर होता है, पूछता भी है तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बट कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज बहुत ज्यादा है, और उन यूज को पूछ के आपका सॉल्यूशन चैप्टर से इंटर रिलेट कराता है, 12th में आता है। क्लियर है क्या। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपके काफी क्वेश्चंस इन टर्म्स से बनाता है और रिलेट करा देता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और वहां से फिक्स क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप चेक करते हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। फिर आपके पास स्टोइकियोमेट्री तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई फॉर ऑल एग्जाम्स, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि आप बात करते हो। तो यहाँ पे आपके पास नीट के लिए, आपके पास जेई के लिए, दोनों के लिए। क्लियर है क्या। और यदि आप 11th क्लास का एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का, जो आपको पेपर लिखना है, तो पेपर लिखने के लिए आपसे एक तो मॉल कैलकुलेशन, सीबीएसई में क्वेश्चन 3 नंबर का पूछ लेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स में डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और आपकी जो स्टोइकियोमेट्री है 3 नंबर का न्यूमेरिकल, और एक आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मेकिंग एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेकिंग। ऐसे आपका पेपर सेट कर लिया जाता है। क्लियर है क्या। हम लोग को पता है कि आपकी किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करें। क्लियर है क्या। हम लोग टोटल एनसीईआरटी पे हैं, एनसीईआरटी पहले कवर करेंगे, फिर बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर कुछ असाइनमेंट्स। देखो यहाँ आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है। हम लोग एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो एक टर्म आती है एलिमेंट, और एक टर्म आता है एटम। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट है, इस एक एलिमेंट में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट में क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आपके पास गोल्ड का एक एलिमेंट है, इसका मतलब है गोल्ड के एक एलिमेंट में बहुत सारे गोल्ड के एटम्स हैं। एलिमेंट और एटम में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर है ना।
कि एक एलिमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम, और एटम किसी भी आप चेक करो क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है जिसको हम लोग दो इक्वल पार्ट, मतलब जिसको हम लोग कट नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका एटम, मतलब अनकटेबल। बट हम लोग चेक करते हैं कि आपने पढ़ा है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने यहीं से स्टार्ट किया था। जब हमने स्टार्ट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की स्टडी करके उनको अरेंज करके पूरा चैप्टर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो आपके पास एटम है, कोई भी एटम, चलो ये एटम ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया सिंबल, उस एटम का सिंबल है, या एलिमेंट का सिंबल मान लो, ये सिंबल ऑफ एलिमेंट ले लेता हूं, सही है अभी। और सिंबल ऑफ एलिमेंट में आपने नीचे से Z और ऊपर A पढ़ा था। नीचे क्या होता है? Z, ऊपर क्या होता है? A। तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूं कि जो आपका Z होता है उसको आपने नाम दिया था क्या? एटॉमिक नंबर। क्या नाम दिया था? और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है सर एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रल स्टेट में हम लोग बात करें, ये बराबर होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यही आपका बराबर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे आपके पास एक ए आता है, ए को आपने कहा क्या? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किसी भी एटम का या एलिमेंट का बराबर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझे क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वहां से क्या आते थे? एटॉमिक। अब मैं आपसे कहता हूं कि एटॉमिक मास आपका कोई नंबर नहीं है। क्या कहा मैंने? एटॉमिक मास आपका कोई नंबर नहीं है। यहां पे हम लोग बात करते हैं ये आपकी रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं, कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव। तो ये एक एलिमेंट का मास नंबर निकालने के लिए या एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट की हेल्प लेनी पड़ी। क्या लेनी पड़ी? तो हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करते गए कि भी कौन सा एलिमेंट सेट होगा। तो जो आपका ये मास आता है, ये एटॉमिक मास जो हम लोग यूज करते हैं, वो एटॉमिक मास जो यहाँ पे आप काउंट करोगे वो रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपके मासेस आएंगे वो मास आपके क्या आएंगे? रिलेटिव। एटॉमिक मास कोई नंबर नहीं है, क्या आपकी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो आप लोग निकालोगे वो जो आपके पास आएंगे क्या आएंगे भाई? रिलेटिव, एडिंग डालो, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये रिलेटिव एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट में यही आपका कॉन्सेप्ट एएमयू कॉन्सेप्ट है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। आज के टाइम पे इसी एएमयू को यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? यू। और यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या होता है? क्या होता है अभी समझेंगे। क्लियर है क्या भाई? अलग अलग साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने क्या चेक किया कि भाई हम लोग किसको एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट या एटम आपको चूज करना पड़ेगा जिस एलिमेंट और एटम के रिस्पेक्ट में मैं बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल है, जितने भी पीरियोडिक टेबल है, सारे एलिमेंट्स का क्या निकाल पाऊं? एटॉमिक मास। तो एक को हम लोगों को रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? या फिर उसी के रिलेशन में, उसी के रिलेटिव आपको सबका मास निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं अपना भी जो मास आता है वो कैसा आता है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव, साइड में कुछ बाट वगैरह रखा जाता है, नहीं रखा जाता है जब हम लोग को तोला जाता है। क्लियर है क्या? तो हम लोग का भी मास एब्सोल्यूट नहीं है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ऐसे एटम का जो मास आता है वो एक्चुअल नहीं होता, वो क्या होता है? रिलेटिव होता है किसी एटम को। अब हम लोग कौन से एलिमेंट को चूज करें सर कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी एलिमेंट्स का मास निकाल पाए? क्लियर है क्या? और वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये एटम का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग अदर एलिमेंट्स के मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अदर एलिमेंट्स के मास। तो एलिमेंट चूज करने के लिए हम लोग कहते हैं आपको कौन से एलिमेंट लो? वो एलिमेंट जो नेचर में ठीक ठाक प्रेजेंट हो, मतलब उसकी नेचर के अंदर अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस जो हम लोग कहते हैं, नेचर में जो मिलता है आपको वो ठीक ठाक क्वांटिटी में मिले। किसमें मिले? ठीक ठाक क्वांटिटी। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि जो उसकी अबंडेंस है बेटा, नेचुरल अबंडेंस, वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। नेचुरल अबंडेंस यदि आप चेक करो वो आपको क्या मिलना चाहिए? ठीक ठाक क्वांटिटी में मिलना चाहिए।
भाई आपका नेचर में ही प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उसको रिलेटिव चूज क्यों करोगे? समझ आ रहा है क्या? सेकंड में आपसे कहता हूं कि हम लोग बात करते हैं जो एलिमेंट आपको, चलो ठीक है अभी आपने फर्स्ट क्राइटेरिया चेक किया एलिमेंट को सिलेक्शन करने का कि नेचुरल अबंडेंस ठीक है। सेकंड में आपसे कहता हूं क्या आप उस एलिमेंट को चूज करोगे जो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा? भाई कोई आप एलिमेंट चूज कर रहे हो यहाँ पे, क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट चूज कर सकते हैं क्या? उसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेक नहीं, क्योंकि रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपका मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। क्या जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता हो, क्या आप उसको चूज कर लोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो आपका बिल्कुल लेस रिएक्टिव है वो भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बट जो ना तो ज्यादा रिएक्टिव है सर ना आपका कम रिएक्टिव है उस एलिमेंट को आपको चूज करना है। मतलब जो मॉडरेट रिएक्टिविटी रखता हो, सर ना तो मोर रिएक्टिव है ना आपका लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं वो एलिमेंट चूज करो सर जो आपका मॉडरेट रिएक्टिव हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग बात करें आपका हर एलिमेंट, जो आपने एलिमेंट अभी बात की, देखो यहाँ पे ये सिंबल जो आपके पास है ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिलते हैं जिनको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो आप डील कर रहे हो? आइसोटॉप क्या मतलब होता था? एलिमेंट है नीचे Z ऊपर A, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या मिले बट एटॉमिक मास क्या मिले डिफरेंट, उनको हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो कहता है कि जो आइसोटॉप है वो भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉर्मल आइसोटॉप्स आपके पास मिलने चाहिए। तो आइसोटॉप का नंबर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सही है क्या? आपके पास कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया आ गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब नेचुरल अबंडेंस क्या होनी चाहिए? ठीक ठाक होनी चाहिए। मोर रिएक्टिव एंड वेरी लेस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। एंड आपका हम लोग बात करते हैं ज्यादा क्वांटिटी में आइसोटॉप नहीं होने चाहिए। सही है क्या? उस एलिमेंट को हम लोग चूज करते हैं और इन सारी चीजों को देखते हुए सिलेक्ट किया गया 1960 के अंदर एक एलिमेंट जिसका नाम था क्या? कार्बन। और कार्बन का भी कौन सा एलिमेंट, कौन सा आइसोटॉप हम लोग चूज करते हैं? कार्बन 612। क्या चूज किया गया अभी? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास क्या होता है? 12। तो कार्बन के 12 मास के एक रिलेशन में बाकी सारे एलिमेंट्स का क्या निकाला गया? मास। क्या निकाला गया बेटा? मास। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि एलिमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसी चीज को हम लोग चेक करें। मैं आपसे कहता हूं कि एक कार्बन का मास यदि हम लोग निकालते हैं, इसका मास निकालते हैं एक कार्बन, तो आपको पता है कि जो C12 कार्बन, ऐसे लिख रहा हूं, C12 का मतलब मास ऑफ वन कार्बन एटम। सही है भाई? तो मैं आपसे कहता हूं कि मास ऑफ वन C12 कार्बन एटम जो आपके पास है एटम इक्वल टू कितना होता है? 12। भाई कितना आपके पास? 12। तो 12। अब कुछ ना कुछ यूनिट होती है जो हम लोग मेजर करते हैं किसी ना किसी मास के लिए, और वो यूनिट हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या? AMU। जैसे अपनी यूनिट क्या होती है, हम लोग अपना मास मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम या ग्राम में। ऐसे ही किसी एलिमेंट का मास मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी, और ये यूनिट डिसाइड की गई क्या? AMU। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है क्या? क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं एटॉमिक मास यूनिट और 12U, U मतलब यूनिफाइड मास, U मतलब, तो मैं आपसे कहता हूं कि एक AMU कितने मास ऑफ कार्बन एटम रखता है पता लगा सकता हूं। तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 कार्बन एटम। सही है भाई? एक AMU का मास इतना होता है बेटा। सही है क्या? एक AMU का मास कितना होता है? 1/12। इसी के रिस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स का मास निकाला गया और कैलकुलेट किया गया। तो जो आपका एटॉमिक मास होता है एक एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, आपकी रिलेटिव क्वांटिटीज होती है। इसी चीज को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक AMU आपका बराबर होता है 1/Na ग्राम आएगा। Na क्या होता है आपका? एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है?
और Na की जो वैल्यू होती है, Na आपका होता है एवोगैड्रोस नंबर, और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10 टू दी पावर 23। ठीक है क्या? एक एएमयू का मास कितना ग्राम में हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? 10 एएमयू दे रखे हो तो इंटू 10, ठीक है क्या? 20 दे रखा हो तो 20 बाय Na, 50 दे रखा हो तो 50 बाय Na, ऐसे हम लोग इनका निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आप बात करो, आपके सारे के सारे क्या आएंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके रिलेशन में चेक किया गया? कार्बन के रिस्पेक्ट में। कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे यदि हम लोग चेक करें, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आने चाहिए। भाई आपको ठीक है एटॉमिक मास पता है, क्या पता है बेटा? 9th क्लासेस से सीखते आ रहे हो, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा कि एटॉमिक मास कैसे आते हैं। क्लियर है भाई? अब उन एटॉमिक मास से क्या हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं? और जो मॉलिक्यूलर मास आएंगे वो एब्सोल्यूट होंगे या रिलेटिव होंगे? रिलेटिव। कैसे होते हैं बेटा? तो यहाँ पे जो आपकी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आता है, क्या आता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आपके पास एटम और मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं एच एटम या मॉलिक्यूल? H2 भाई ये आपका एटम है और ये आपका क्या है? भाई एक से ज्यादा एटम कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल। और इंडिविजुअल फ्री है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एटम के लिए टर्म यूज होता है एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए टर्म यूज होती है क्या? मॉलिक्यूलर मास। सबको पता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 9-10 से चल रहा है आपके माइंड में। हाइड्रोजन एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, अभी तो पता है स्टार्टिंग ही मैंने कहा। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं सेम टाइप। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन पता करना है, तो कैसे पता कर सकते हैं? आपको चेक करना है कि आपके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। तो आप ऐसे लिखोगे 2 इंटू एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन। तो 2 इंटू 1 तो कितना आएगा? 2 ग्राम पर मोल। क्या लिखेंगे भाई? 2 ग्राम पर मोल। क्लियर है क्या? ऐसे आपका आंसर आ रहा हो। ऐसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास CH4 है, CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ भाई, निकालो शाबाश। 9th क्लास से सीखते आ रहे हो। मॉलिक्यूलर मास आपको पता लगाना है H2SO4 का। तो यहां पे काउंट करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे पहले लिखना सीखो। कितने कार्बन है? 1। तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया क्या? ऐड कर देंगे। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और 4 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो टोटल कितना आया? 16 ग्राम पर मोल। क्लियर है क्या? हाँ 16U। क्लियर है अभी? कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद यहाँ पे H2SO4 को निकालो। कैसे लिखोगे? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन प्लस सल्फर कितना है? 1। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आगे प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं इसको स्किप करता हूं। सही है क्या? बताइए यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 का डबल कर दो 32। यहां बोलो 4 इंटू 16, सॉल्व करो 2 प्लस 32 प्लस 48 कितना आ गया? अरे 16 इंटू 4 कितना होता है? हाँ वही चीज ना, 98। अब से यार है 98 ग्राम पर मोल। क्या आएगा? 98 ग्राम पर मोल। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। आपके पास मॉलिक्यूल दे रखा है H2NCONH2। मॉलिक्यूलर मास बताओ। ये मॉलिक्यूल आपका यूरिया।
आपके पास मॉलिक्यूल है CH3COOH, मॉलिक्यूलर मास बता दो, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। आपके पास मॉलिक्यूल है C12H22O11, इसको कहते हैं क्या? सुक्रोज। क्लियर है क्या बेटा? ये आपको निकालना है इनका। आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। कैसे? नाइट्रोजन कितने हैं बेटा? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4। कार्बन 1, ऑक्सीजन 1। ऐसे लिख दूं तो आपको समझना आसान होगा। 2 इंटू नाइट्रोजन 2 है बेटा, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखा जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा जाएगा, प्लस कार्बन कितनी है? 1, तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन कितनी है? 1, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बहुत कॉमन चीज है भाई, बताइए यहाँ पे। 2 इंटू नाइट्रोजन कितना? 14। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। 4 इंटू हाइड्रोजन कितना? 1। 1 इंटू कार्बन कितना? 12। और 1 इंटू ऑक्सीजन कितना? 16। सबको ऐड कर सकते हो तो आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? हो जाएगा अभी? सबके निकाल सकते हो, बाकी आपको निकाल के आने चेक करना है कि किसका क्या आएगा। हो जाएगा? आगे चेक करते हैं। देखो, आपको एटॉमिक मास आता है निकालना, आपको मॉलिक्यूलर मास आता है निकालना, आता है भाई। उन्हीं सारी चीजों को रिलेट किया जाता है मॉल्स के साथ। किसके साथ? तो हम लोग मॉल टर्म को समझते हैं एक बार। किसको टर्म समझते हैं भाई? मॉल। हम लोग मॉल बेसिकली बात करते हैं, आपका एक एसआई यूनिट है। क्या है बेटा? इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। कि भाई आपके पास कुछ सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस का अमाउंट पता करने के लिए, और ये जो सब्सटेंस आपके पास है वो थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्या है? लार्ज अमाउंट को मेजर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड? बड़ा मॉल। भाई आप 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम मेजर करना आसान है। कोई आपको कह दे 10 की पावर 22 को मेजर करो किलोग्राम, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? 10 की पावर 25 को मेजर करो, बहुत ज्यादा हो गया? उन सारी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया? मॉल। तो जनरली मॉल एज सच कुछ नहीं है, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है। क्या बेटा? बट वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। किसमें होते हैं? तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको रिलेट करना है, तो हम लोग 3 चीजों के साथ रिलेट करेंगे। 1 इज मास के साथ। किसके साथ बेटा? मास या फिर वेट के साथ। सेकेंड वन हम लोग रिलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। किसके साथ बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इतना पोर्शन आपको 1 नंबर देगा। 1 नंबर मतलब 1 क्वेश्चन। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो आपके पास आएगा एटम, आपके पास आएगा मॉलिक्यूल, आपके पास आएंगे आयंस। क्या आएंगे बेटा? आयंस। और इन्हीं से आपके पास हम लोग निकाल सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कई टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है क्या? मैं आपसे कहता हूं पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस, और उन्हीं एटम, मॉलिक्यूल और आयंस में क्या आएंगे? उनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन्हीं को हम लोग रिलेट करेंगे किसके साथ बेटा? वॉल्यूम के साथ। तो आज हम लोग सबसे पहले डील करेंगे किसके साथ? मास के साथ। किसके साथ बेटा? मास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 मॉल आपके पास है कोई? 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं किसको? मास या फिर वेट। कोई आपसे पूछे कि 1 मॉल का मास क्या होता है? पूछ सकता है? क्या पूछ सकता है? 1 मॉल का मास। तो मैं आपसे कहता हूं कि 1 मॉल कोई भी सब्सटेंस आपको दे दे, 1 मॉल हाइड्रोजन, 1 मॉल कार्बन, 1 मॉल मीथेन, 1 मॉल H2SO4, कुछ भी दे सकता है। अभी कितनी क्वांटिटी है? 1 मॉल। तो 1 मॉल सब्सटेंस बराबर होगा, यदि आपका सब्सटेंस एटम है तो सब्सटेंस का एटॉमिक मास है। मॉलिक्यूल है तो सर उसका मॉलिक्यूलर मास। ग्राम में आंसर आ रहा होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता कि भैया आपके पास 1 मॉल हाइड्रोजन है, तो 1 मॉल हाइड्रोजन में कितना मास होगा सर? 1 मॉल हाइड्रोजन में कितना मास होगा? तो हम लोग लिख रहे होंगे कि 1 मॉल हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन रखता होगा। कोई आपसे पूछे कि 1 मॉल कार्बन का मास क्या होगा भाई, तो क्या लिखोगे? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, तो क्या लिखेंगे? 12 ग्राम कार्बन। कोई आपसे पूछे कि 1 मॉल CH4 का मास क्या होता है, क्या लिखोगे? भाई कार्बन का CH4 का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 16, तो क्या लिखोगे? 16 ग्राम CH4। उल्टा भी पूछ सकता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल? 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल? भाई 16 ग्राम CH4 में कितने मोल? रिलेट करेंगे अभी हम लोग, क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछेगा। 1 मॉल H2SO4 का मास क्या? 98, अभी सॉल्व कराया था, 98 ग्राम H2SO4। आपने यूनिट भी पढ़ी थी ग्राम पर मोल, दैट मींस 1 मॉल इतने ग्राम के बराबर, 1 मॉल इतने ग्राम। इसी से आप फॉर्मूला डिजाइन करते हो। मैं आपसे कहता हूं कि हम लोगों को यदि नंबर ऑफ मॉल्स निकालने होते, क्या निकालने होते? नंबर ऑफ मॉल्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या निकालने होते? नंबर ऑफ। तो बराबर एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, मास या फिर वेट। आपको मास देगा या फिर क्या देगा? वेट। किस में देगा? ग्राम में। डिवाइड कर दो, एटम है तो बेटा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो क्या? मॉलिक्यूलर मास। कई बार आपको आयनिक क्रिस्टल दे देता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सच, बट कई बार लिख के दे देता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला मास, या आपके पास आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात, ठीक है? अब आपको यहां से मास निकालना होता, क्या निकालना होता? मास। तो मास या फिर वेट किसके बराबर होता बताना यहां पे? नंबर ऑफ मॉल्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा ही कुछ होता है। हमें आपसे कहता है कि 1 मॉल का मास निकालना है। 1 मॉल कुछ भी हो सकता है, 1 मॉल सब्सटेंस, 1 मॉल सब्सटेंस या 1 रखोगे तो मास एटॉमिक मास के बराबर ही तो आ रहा है। तो जो यहाँ पे मास आएगा फॉर 1 मॉल, वो आपका एटॉमिक मास या फिर उसी के मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही तो आ रहा है। जो आपने पढ़ा वो सही है बेटा, प्रूफ हो रहा है यहाँ से, सही है क्या? अब मैं आपसे पूछूं, एक जनरल क्वेश्चन नहीं थी, मैं आपके सामने पुट करूं कि आपके पास 4 ग्राम CH4 है भाई, कितने ग्राम? तो 4 ग्राम CH4 के मॉल कितने होंगे? क्या पूछता है? मॉल। नंबर ऑफ मॉल्स बताओ कितने? निकाल लो भाई। हम लोग पहले गिवन चेक कर रहे हैं, सर दे रखा है 4 ग्राम क्या? मास। क्या दे रखा है? मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हो? प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, एक साथ रिलेट करके सारी टर्म्स को रिलेट करेंगे, फिर प्रैक्टिस डालेंगे। तो आपके पास मॉल का फॉर्मूला था सर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना? 4 विद यूनिट रखोगे। मॉलिक्यूलर मास कितना? 16 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटा तो 1/4 मोल, सही है? 1/4 मोल का मतलब 0.25 मोल। मैं आपसे कहता हूं 0.25 मोल ऑफ कार्बन, सॉरी 2 CH4, 0.25 मोल ऑफ CH4 कितना मास होगा? क्वेश्चन तो वही है, तो यहां पे आंसर क्या आ रहा होता है? 4 ग्राम। कैसे आएगा सर? मास बराबर था किसके बराबर? मोल इनटू मॉलिक्यूलर। अरे उसी क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो मॉल कितने? 0.25। मॉलिक्यूलर मास कितना? 16। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना? समझ आ रहा है क्या? बाकी क्वांटिटीज को हम लोग रिलेट करेंगे किसके साथ? मॉल के साथ, जो कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और उनके सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट लेने हैं, कैसे आपको सोचना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी। आज के लिए इतना।